नमस्ते, मैं डॉक्टर अरुण कोटार हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट एट वेलमेड हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे आस्थमा के बारे में। जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं, जैसे आस्थमा का वर्ड यूज़ करते हैं, पेशेंट्स और उसके अटेंडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाता है। क्या सच्ची में घबराने वाली बीमारी है? मेरे से पूछेगा तो बोलूँगा बिल्कुल नहीं है। 90% आस्थमा पेशेंट्स को ये नहीं पता होता है दैट उनको आस्थमा है। क्या होता है एग्जैक्टली? जब भी मौसम बदलता है या धूल मिट्टी में जाता है, उनको खांसी बलगम आता है, सांस लेने में सीटी जैसा आवाज़ आती है और थोड़ा सा सांस फूलता है। और काफ़ी पेशेंट्स क्या करते हैं, घर में जाते हैं, थोड़ा सा ठंडा खट्टा चीज़ बंद कर देते हैं, अदरक लहसुन जैसे होम रेमेडी से थोड़ा सा हनी ले लेते हैं, जिससे उनको आराम मिल जाता है। 90% केसेस को आस्थमा बड़ी माइल्ड होता है और उनमें सिर्फ ये मौसम चेंज होने में या जिस चीज़ से उनको प्रॉब्लम होता है उनके साथ एक्सपोज होने में उनको दिक्कत होता है। उस केसेस में हमें सिंपल थेरेपी होता है, इन्हेलर से देना होता है और वो 2-3 हफ्ते यूज़ करते हैं। जैसा यूज़ करने के बाद पेशेंट को आराम मिल जाता है और पूरा साल ठीक रहता है। सिर्फ 10% पेशेंट्स होता है, जिसमें 7% पेशेंट्स होता है जो मॉडरेट आस्थमा कहा जाता है और सिर्फ 3% पेशेंट्स होता है जो सीवियर आस्थमा कहा जाता है। जो मॉडरेट आस्थमा पेशेंट्स होता है उनको विंटर यूजुअली या रेनी सीजन में उनको दिक्कत होता है। वो सीजन उनको इनहेलर्स यूज़ करना पड़ता है और एंटी एलर्जिक्स यूज़ करना पड़ता है। जो सीवियर केसेस होता है, जो 3% की बात कर रहे हैं हम, ये लोग को काफ़ी सिम्टम्स होता है। काफ़ी बार इनहेलर लेने के बाद भी इनको फ़ायदा नहीं होता है और इनको इन्हेलर का डोसिंग भी ज़्यादा होता है। काफ़ी बार मुंह से अलग टैबलेट भी दिया जाता है जिससे सिम्टम कंट्रोल अचीव करने के लिए। ये 3% केसेस को देख के बाकी 97% आस्थमा पेशेंट डरते रहते हैं आस्थमा वर्ड यूज़ करने में। तो अगर आपको मैं जो सिम्टम्स बोला वो अगर आपके पास है, आप कोई भी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो और बेसिक टेस्ट होता है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वो करता है, उसमें एस्टेब्लिश हो जाता है आपका सांस की नली में कोई डैमेज है, रुकावट है या नहीं है और वो रिवर्सिबल है या नहीं है। बिकॉज अगर स्मोकिंग और आस्थमा का बीच में डिफरेंशिएशन निकालना है, जो स्मोकिंग की वजह से जो लंग में डिसीज़ होता है उसको सीओपीडी कहता है और आस्थमा जो एलर्जी की वजह से होता है, ये दोनों में डिफरेंस यही होता है। आस्थमा में आपको नेबुलाइज करने के बाद जो पीएफटी में रुकावट दिखता है वो पूरा नॉर्मल हो जाता है। अगर वही स्मोकिंग की वजह से जो सीओपीडी की वजह से होता है, उसमें आप इन्हेलर लेने के बाद या नेबुलाइज लेने के बाद भी जो रुकावट है वो वैसे के वैसे ही रहता है। यही बेसिक डिफरेंस है। तो जब ये सिम्टम्स के साथ आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो पीएफटी करेगा। पीएफटी में हमें पता चलेगा सांस की नली में रुकावट कितना है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। जैसा मैंने बोला है, किसी को 2 हफ्ते यूज़ करना पड़ता है, किसी को 1 सीज़न यूज़ करना पड़ता है और बहुत कम लोग को पूरा साल भर भी यूज़ करना पड़ता है, तो वो ठीक हो जाता है। सोसाइटी में ये जो फीलिंग है दैट एक बार इन्हेलर का शुरू करेंगे उसका आदत पड़ जाता है या मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे आस्थमा मरीज को हम दवाई रोक देते हैं जब वो इम्प्रूव हो जाता है। अगर आज से 5 साल के पहले हम बात करते हैं आस्थमा का कोई क्यूर है, हम बोलते हैं जी नहीं है, ये बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं और क्यूर नहीं कर सकते। बट अभी पिछले 5-7 साल में हमारे पास ऐसा इंजेक्शन्स आ चुका है जो सीवियर आस्थमा के लिए, जिसमें अगर आपका बॉडी में ईओसिनोफिल्स ज़्यादा है या आईजी लेवल्स ज़्यादा है तो हम वो इंजेक्शन्स यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास इतना डेटा है अभी, जो 100 मरीज को हमने इस इंजेक्शन दिया, लगभग 30 से 40% पेशेंट्स को पूरा ठीक हो जाता है। दैट मीन्स ना आपको इन्हेलर का ज़रूरत पड़ता है, ना आपको बीमारी वापस तकलीफ देता है। इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल रिमिशन। आज का 5 साल पहले इसके बारे में बात ही नहीं करते थे, बट हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी आस्थमा क्यूरेबल भी है। तो पहले आस्थमा कंट्रोलेबल बोलते थे, अब क्यूरेबल की बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी में भी बहुत फ्यूचर में मेरे पास जीन थेरेपी आ जाएगा जिसमें आपको परमानेंटली क्यूर भी हो जाएगा। धन्यवाद।